नमस्कार साथियों। तो चलिए आज के दैनिक जागरण में क्या खास खबरें हैं उन्हें हम लोग एक एक करके देख लेते हैं। और याद रखिए दैनिक जागरण का राष्ट्रीय संस्करण है, तो इसमें आप लोगों को महत्वपूर्ण खबरें ही देखने को मिलेंगी। आप सभी लोगों को मालूम होना चाहिए कि कर्नाटक में आपका विधानसभा चुनाव है। और कर्नाटक की अगर हम लोग बात करें तो आप देखेंगे कि 1 नवंबर 1956 में इसे राज्य बनाया गया था। कर्नाटक की राजधानी बेंगलोर देखने को मिलेगी। इसकी सीमा आप देखिए गोवा, महाराष्ट्र, तेलंगाना, आंध्र प्रदेश, तमिलनाडु और केरल से लगती है। यहाँ विधानसभा में अगर आप लोग देखें कि 224 सीटें हैं। कितनी सीटें हैं विधानसभा में? 224 सीटें हैं। विधान परिषद भी है जिसमें 75 सीटें हैं। राज्यसभा में 12 सीटें हैं। लोकसभा में 28 सीटें देखने को मिलेंगी। 1,91,791 वर्ग किलोमीटर में आपका कर्नाटक फैला हुआ है। और ये चुनाव करवाता कौन है? इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया, भारतीय निर्वाचन आयोग। इसकी स्थापना हुई थी 25 जनवरी 1950 में। एक संवैधानिक संस्था है। संविधान के आर्टिकल 324 के तहत इसकी स्थापना की गई थी। और आप देखेंगे कि इसके पहले चुनाव आयुक्त, मुख्य चुनाव आयुक्त कौन थे? सुकुमार सेन थे। और इसका हेडक्वार्टर नई दिल्ली में आपको देखने को मिलेगा। तो आप देखिए कांग्रेस की तरफ से अपना जो मैनिफेस्टो कहिए वो जारी किया गया है। और कर्नाटक में कांग्रेस का बजरंग दल पर प्रतिबंध का वादा भी किया गया है इसमें। अभी बजरंग दल कौन है? तो एक हिंदू राष्ट्रवादी उग्रवाद संगठन है ये, और जो हिंदू विश्व परिषद की युवा शाखा बनाता है। और आप देखें इसकी स्थापना 8 अक्टूबर 1984 को की गई थी। नई दिल्ली में इसका हेडक्वार्टर देखने को मिलेगी। और घोषणा पत्र में इन्होंने कहा है कि नफरत फैलाने वाले पीएफआई समेत अन्य संगठनों पर भी करेंगे सख्त कार्रवाई। अब आप लोग कहोगे कि ये पीएफआई क्या है? इस पर प्रतिबंध भी लगा दिया गया। पॉपुलर फ्रंट ऑफ इंडिया। इसकी स्थापना 22 नवंबर 2006 में हुई थी। नई दिल्ली में हेडक्वार्टर देखने को मिलेगा। और आप देखेंगे कि ये मुस्लिम पॉलिटिकल लामबंदी और हिंदू नेशनलिज्म की काउंटरिंग के लिए इसकी स्थापना की गई थी। और आपने देखे होंगे कि अशांति फैलाने की कोशिश के इसके कई साक्ष्य मिले हैं। कई अंतर्राष्ट्रीय देशों से, अन्य देशों से संबंध भी मिले हैं, तो इस पर प्रतिबंध लगा दिया गया था। पार्टी अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे ने विधानसभा चुनाव के लिए जारी किया घोषणा पत्र। और वादा, सत्ता में आने पर भाजपा सरकार के बनाए जन विरोधी कानूनों को कर देंगे रद्द। और ये अब जय बजरंग बली बोलने वालों को बंद करना चाहिए चाहती है कांग्रेस। ये कौन कह रहे हैं? मोदी साहब। आप देखिए अब वो करेंगे ही पलटवार। कांग्रेस के मुख्य चुनावी वादे में देखो, गृह ज्योति के तहत 200 यूनिट निःशुल्क बिजली दी जाएगी। एक गृह लक्ष्मी योजना में परिवार की मुखिया महिला को प्रति माह 2,000 रुपये दिए जाएंगे। अन्य भाग्य के तहत बीपीएल परिवारों के प्रत्येक सदस्य को हर महीने 10 किलो चावल दिए जाएंगे। युवा निधि के तहत बेरोजगार स्नातकों को प्रति माह 3,000 रुपये और डिप्लोमा धारक बेरोजगारों को 2 साल के लिए 1,500 रुपये प्रति माह दिए जाएंगे। 2006 के बाद से बहाल हुए सरकारी कर्मचारियों के लिए ओल्ड पेंशन स्कीम देने पर विचार किया जाएगा। और शक्ति योजना के तहत सभी महिलाओं को राज्य भर में केएसआरटीसी और वीएमटीसी बसों में निःशुल्क यात्रा की सुविधा दी जाएगी। कर्नाटक भी व्हीसल ब्लोवर सुरक्षा कानून बनाया जाएगा। राष्ट्रीय शिक्षा नीति को खारिज कर राज्य शिक्षा नीति लाई जाएगी। आरक्षण 50% से बढ़ाकर 75% किया जाएगा। और अल्पसंख्यक आरक्षण 4% बहाल किया जाएगा। जो आप देखिए मुस्लिमों को 4% आरक्षण की बात हुई थी ना, अभी जो हटाया गया उसी को लाने की बात हो रही है। 60 साल से ऊपर के पुजारियों, मौलवियों, पादरियों आदि को हर महीने 5-5 हजार रुपये दिए जाएंगे। तो ये कांग्रेस की तरफ से अपना वादे किए जा रहे हैं। मृत्युदंड के अन्य तरीकों पर विचार के लिए बनेगी समिति। केंद्र सरकार फांसी के जरिए मृत्युदंड के अलावा अन्य विकल्पों पर विचार के लिए विशेषज्ञ समिति बनाने पर मंथन कर रही है। और मंगलवार को अटॉर्नी जनरल आर वेंकटरमणी ने सुप्रीम कोर्ट में कहा है कि प्रस्तावित समिति के लिए नामों को अंतिम रूप देने की प्रक्रिया और इसमें कुछ समय लगेगा। अब आप देखते हैं कि अभी किसी को फांसी दे दी जाती है तो उसी को बात हो रही कि अन्य मृत्युदंड के अन्य तरीके विचार कर रही है। अटॉर्नी अगर हम लोग जनरल की बात करें तो इसके बारे में आप लोग याद रखा करिएगा, इससे भी क्वेश्चंस कई बार पूछ लेता है। क्या पूछ लेता है? इसे भारत के महान्यायवादी के रूप में भी जानते हैं। और अनुच्छेद 76 यानी कि अनुच्छेद 76 को आप लोग पढ़ेंगे ना तो महान्यायवादी की बात की गई है। और 28 जनवरी 1950 में इसकी स्थापना हुई थी, ये भी आप लोग याद रखिएगा। पहले कौन थे महान्यायवादी? हमारे
शीतल थे। ये आप लोगों को याद रखना है, ठीक है। और सुप्रीम कोर्ट की बात करें तो संवैधानिक संस्था वो भी हमारी सर्वोच्च अदालत है। संविधान के अनुच्छेद 124 के तहत उसकी स्थापना की बात की गई है। 28 जनवरी 1950 में उसकी स्थापना हुई थी। नई दिल्ली में आप लोग देखते हैं ना सुप्रीम कोर्ट, उसी की बात हो रही है। और इसमें जो न्यायाधीश रहते हैं उसके सेवानिवृत्ति की उम्र 65 साल रखी गई है। पुलवामा जैसा हमला दोहराने की ताक में है आतंकी। या आपने देखा है कि जम्मू कश्मीर से 370 और 35 हटने के बाद जम्मू कश्मीर को दो भागों में बांट दिया गया, जम्मू कश्मीर और लद्दाख। जम्मू कश्मीर और लद्दाख दोनों केंद्र शासित प्रदेश हैं, लेकिन जम्मू कश्मीर में आप देखेंगे दिल्ली की तरह आपको विधानसभा भी देखने को मिलेगी। उससे पहले भी आप देखते आतंकी हमले होते रहते थे, यहाँ अशांति फैलाने की कोशिश होती रहती थी। आज भी आप देख रहे हैं कि हो रही है। अभिषेक का नाम आसमान से तोड़कर नहीं लाया था। एक कलकत्ता हाईकोर्ट के न्यायाधीश अभिजीत गंगोपाध्याय ने शिक्षक भर्ती घोटाले मामले पर कहा है कि तृणमूल नेता अभिषेक बनर्जी का नाम आसमान से तोड़कर नहीं लाए थे, बल्कि पार्टी ने से निष्कासित कुंतल घोष ने पूछताछ में उनका नाम लिया था। ये आप लोगों को एक और बात मालूम होगा कि जो पश्चिम बंगाल है, वेस्ट बंगाल है, यहाँ सब उठापटक चल रही है। और आप देखेंगे कि क्या है, यहाँ शिक्षक भर्ती घोटाला हो, मवेशी तस्करी का मामला हो, काफ़ी चर्चा में बना हुआ है बंगाल। कोलकाता इसकी राजधानी, इसकी सीमा उड़ीसा, झारखंड, बिहार, सिक्किम और असम से लगती है। अंतर्राष्ट्रीय सीमा नेपाल, भूटान, बांग्लादेश से लगती है, तो ये भी याद रखिएगा। और आप देखें विधानसभा में 294 सीटें हैं, लोकसभा में आपकी 42 सीटें हैं, राज्यसभा में आपकी 16 सीटें हैं। 88,752 वर्ग किलोमीटर में आपका क्या फैला हुआ है, ये पश्चिम बंगाल फैला हुआ है, वेस्ट बंगाल आपका फैला हुआ है। ये भी आप लोगों को याद रखना है। ममता बनर्जी के भतीजे हैं, ठीक, जो चीफ मिनिस्टर है ना ममता बनर्जी, उन्हीं के भतीजे हैं अभिषेक बनर्जी, ये याद रखिएगा। मानहानि मामले में हाईकोर्ट से भी राहुल को नहीं मिली अंतरिम राहत, कहा ग्रीष्मकाल के बाद जून में दिया जाएगा अंतिम फैसला। ये आप देखिए पूर्णेश मोदी के वकील ने कहा है कि सांसद ही जाने के अधीर हो गए हैं राहुल। एक बात और आपको मालूम होगा, राहुल गांधी ने जो आप देखिए मोदी उपनाम को लेकर जो टिप्पणी की थी, उसके बाद आप देखिए उन्हें 2 साल की सजा हुई। और फिर आपने देखा है कि क्या हुआ, इनकी लोकसभा सदस्यता खत्म हो गई। तो उसी को लेकर बात हो रही है, ठीक है। अब आप देखेंगे कि शरद पवार का राकापा अध्यक्ष पद से इस्तीफा, यानी कि महाराष्ट्र की राजनीति की बात हो रही है। और इन्होंने 1999 में इस पार्टी की स्थापना की थी, याद रखिए। और महाराष्ट्र के राजनीतिक एक तरह से धुरंधर माने जाते हैं, और इन्हें क्या माना जाता है, आप देखें चाणक्य माना जाता है का। तो महाराष्ट्र को देख लीजिए एक बार, मुंबई इसकी राजधानी है। और आप देखते हैं कि 1 मई 1960 में से राज्य बनाया गया था। विधानसभा में आप देखेंगे कि कितनी 288 सीटें हैं। विधान परिषद भी है जिसमें 78 सीटें हैं। राज्यसभा में 19 सीटें हैं, लोकसभा में 48 सीटें हैं। 3,07,713 वर्ग किलोमीटर में फैला हुआ है। रमेश बैस यहाँ के राज्यपाल हैं। मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे हैं आपके। गुजरात, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, तेलंगाना, कर्नाटक और गोवा से इसकी सीमा लगती है। ये आप लोगों को याद रखना है, ठीक है। सीबीआई ने वाप कोष के पूर्व सीएमडी की यहां से जब्त किए 20 करोड़ रुपए। आय से अधिक संपत्ति मामले में आप देखें एजेंसी ने चलाया तलाशी अभियान। दिल्ली, गुरुग्राम, चंडीगढ़, सोनीपत, गाजियाबाद स्थित 19 परिसरों में ली है तलाशी। सीबीआई यानी कि सेंट्रल ब्यूरो ऑफ इन्वेस्टिगेशन। और आप सभी को मालूम होना चाहिए कि 1 अप्रैल 1963 में इसकी स्थापना हुई थी। मुंबई में हेडक्वार्टर देखने को मिलेगा। गो फर्स्ट कंपनी ने किया दिवालिया आवेदन, और 3 से 5 मई के दौरान उड़ान नहीं भरेंगे गो फर्स्ट के विमान। विवादित यात्रियों के टिकट का पूरा पैसा वापस मिलेगा। वाडिया समूह के स्वामित्व वाली विमानन कंपनी है ना गो फास्ट, इसने स्वैच्छिक रूप से दिवालिया प्रक्रिया के लिए नेशनल कंपनी लॉ NCLT की दिल्ली पीठ में आवेदन किया है। गहरे नकदी संकट से जूझ रही है ना, ये उसी की बात हो रही है। राजद नेता बोले ब्राह्मण भारतीय नहीं रूस से भाग कर आए हैं। बाद में राजद के राष्ट्रीय सचिव यदुवंश बोले ब्राह्मण समाज से शिकायत नहीं है। चलिए आप लोग देखते रहते हैं कि ये सब बातें होती रहती हैं। नेता हैं, और मैं आप लोगों से पहले भी बोल रहा हूँ कि नेताओं की बातें ज़्यादा सीरियसली लेने की ज़रूरत नहीं है आपको। माँ काली पर विवादित पोस्ट पर यूक्रेन मंत्री ने माफ़ी मांगी है। या आप देखेंगे कि झापरोड़ा ने मंगलवार को माफ़ी मांग ली है, यहाँ के एमीन झापरोड़ा। उन्होंने कहा कि यूक्रेन के लोग भारतीय संस्कृति का सम्मान करते हैं। यूक्रेन के रक्षा मंत्रालय की ओर से किए गए पोस्ट को दुनिया भर से भारतीयों ने रोष जताने के बाद पहले ही हटा दिया था। पोस्ट में मां काली को विस्फोटक के धुएं के गुब्बारे के ऊपर गले में नरमुंडी की माला पहने जीप निकाले दिखाया गया था।
यूक्रेन आप देख रहे हैं कि ये यूक्रेन है, ये रूस है, ये हमारा प्यारा भारत है। यूक्रेन और रूस के बीच लंबे समय से युद्ध भी चल रहा है, आप देखेंगे। तिहाड़ जेल में सुए से 90 बार कर गैंगस्टर टिल्लू की हत्या कर दी गई। आजकल आप देख रहे हैं गैंगस्टरों में भी, जेलों में भी लड़ाइयां हो रही हैं। भंग होंगे देश के 66 छावनी बोर्ड। और हिमाचल में 80 वर्ष पुरानी ईयोल छावनी बोर्ड को भंग करने की से किया शुरू। धर्मशाला की छावनी बोर्ड ईयोल के सिविल क्षेत्र को पंचायतों में विलीन करने का आदेश दिया गया है। और छावनी क्षेत्र से अलग होने की स्थानीय लोगों की लंबे समय से मांग और लोगों को राज्य की योजनाओं का लाभ मिले, निर्माण का निर्बाध हो। रक्षा बजट का एक बड़ा भाग छावनी बोर्ड के सिविल क्षेत्र पर खर्च होगा और भूमि आदि के कार्यों में भ्रष्टाचार किए जाने का अवसर ना मिले। रक्षा मंत्रालय के संसाधनों का पूरा जोर सैन्य केंद्रों पर उचित विकास कर रहे हैं। चलिए, अच्छी बात है, ये भी देखेंगे। ये आपकी खबरें आप देखिए राष्ट्रीय राजधानी दिल्ली से जुड़ी हुई हैं। अरुण पिल्लई के विरुद्ध आरोप पत्र से बनी कविता की मुश्किलें। ये आप देखते हैं दिल्ली के जो आबकारी घोटाले की बात हो रही है ना, इसी में आप देख रहे हैं कि सबकी के चंद्रशेखर राव की बेटी हैं और भारत राष्ट्र समिति की एमएलसी हैं कविता मुश्किलें। उनका भी आप देखते हैं कि आबकारी घोटाले में दाखिल तीसरे आरोप पत्र ईडी ने अरुण पिल्लई को इंडो स्पिरिट के मैक्की कविता का प्रतिनिधि बताया था। और ईडी यानी कि इन्फोर्समेंट डायरेक्टरेट की बात हो रही, प्रवर्तन निदेशालय की। और आप देखते हैं कि इसकी स्थापना 1 मई 1956 में हुई थी। नई दिल्ली में हेडक्वार्टर देखने को मिलेगा। अरविंद केजरीवाल के आप देखिए 2 मंत्री जेल जा चुके हैं इसमें, तो ये भी चलिए याद रखिएगा। 3 आरोपितों को जमानत के विरुद्ध पुलिस की याचिका खारिज हुई है। सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि इस केस में जीवित रखने का नहीं नजर आता कोई कारण। हाईकोर्ट ने दी दिवांगना कलिता और नताशा नरवाल और आसिफ इकबाल को जमानत। ये आप देखिए उत्तर पूर्वी दिल्ली में 2020 में जो दंगे हुए थे ना, उसी की बात हो रही है। कैब में सामान भूलने के मामले में देश के अहम शहरों में आगे है दिल्ली वासी। यात्री सबसे ज्यादा शनिवार को अपनी चीजें कैब में भूलते हैं, बताइए। आईफोन की तुलना में 3 गुना एंड्रॉइड फोन भूल गए हैं लोगों ने। कैब में सबसे अधिक लाल रंग का सामान छोड़ा है। शाम 7 बजे के आसपास यात्री सबसे ज़्यादा भुलक्कड़ होते हैं। अब आप देखिए काम करके थके हारे आते हैं तो भूलेंगे ही। ये सजा याफ्ता विशाल यादव की पैरोल याचिका खारिज हुई है। नीतीश कटारा हत्याकांड की बात हो रही है। नीतीश कटारा हत्याकांड मामले में सजा याफ्ता है विशाल यादव, इनकी पैरोल दिल्ली हाईकोर्ट ने खारिज कर दी है। भारत मालदीव के संबंध समय की कसौटी पर खरे उतरे, ये हमारे रक्षा राजनाथ सिंह कह रहे हैं। भारत की ओर से तोहफे में मालदीव को एक तेज गश्ती पोत और एक नौका भी मिली है। किसे? मालदीव को। तो हमारा पड़ोसी है मालदीव, साउथ एशिया में ही देखने को मिलता है ना। माले इसकी राजधानी है। बिल्किस बानो मामले में सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई 9 मई के लिए टली। ये आप देखते हैं 2002 के जो दंगे हुए थे गुजरात में, उस दौरान बिल्किस बानो के साथ सामूहिक बलात्कार और उनके परिवार के सदस्यों की हत्या करने में जो दोषी थे उन 11 लोगों को बीते साल छोड़ दिया गया था। उसी मामले की बात हो रही है। 2 महीने बाद फिर भारत यात्रा पर आ रहे हैं चीनी विदेश मंत्री। एससीओ बैठक में लेंगे हिस्सा और एक बार फिर विदेश मंत्री एस जयशंकर से उनकी बातचीत होने की संभावना है। एससीओ क्या है? इससे क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। एससीओ यानी कि संघाई कोऑपरेशन ऑर्गेनाइजेशन की बात कर रहा हूँ। और इस तरह के संगठनों के बारे में जरूर आप लोग याद रखा करिएगा। इसकी स्थापना आप देखें 15 जून 2001 में हुई थी और आप देखेंगे इसका मुख्यालय बीजिंग चाइना में देखने को मिलेगा। इसकी सदस्यों में चीन, भारत, कजाकिस्तान, किर्गिस्तान, पाकिस्तान, रूस, तजाकिस्तान और उज्बेकिस्तान आपको देखने को मिलेंगे। जो आप देखते हैं कि ये यूरेशियाई राजनीतिक, आर्थिक और अंतर्राष्ट्रीय सुरक्षा और रक्षा संगठन है। यह भौगोलिक दायरे और जनसंख्या के मामले में दुनिया का सबसे बड़ा क्षेत्रीय संगठन है, याद रखिएगा ये। छात्रों की शिकायत सुनने के लिए विश्वविद्यालय जल्द नियुक्त करें लोकपाल। और नया शैक्षणिक सत्र शुरू होने से पहले प्रक्रिया पूरी करने का दिया सुझाव। यूजीसी चेयरमैन ने सभी विश्वविद्यालयों के कुलपतियों को लिखा पत्र और लोकपाल को छात्रों की शिकायत पर 30 दिन के भीतर करना होगा फैसला। रिटायर्ड जज, पूर्व कुलपति या प्रोफेसर बनाए जा सकते हैं लोकपाल। अच्छी बात है। आपने देखा है एक और लोकपाल देश में बना था जो माना जा रहा था कि बनते ही सब भ्रष्टाचार खत्म हो जाएगा।
केंद्रीय विश्वविद्यालय में शिक्षकों की भर्ती के लिए सीयू चयन पोर्टल की शुरुआत हुई है और पोर्टल पर भर्ती प्रक्रिया को ऑनलाइन रूप में पेश किया गया है यूजीसी। और शिक्षकों की निकलने वाली भर्तियों को जानकारी समय से नहीं मिल रही थी, तो अच्छी बात है। अमेरिका में फाल सेशन के लिए आवेदन मई के मध्य में शुरू होगा। अमेरिका में फाल सेशन शैक्षणिक वर्ष का पहला सेमेस्टर के लिए छात्र वीजा की आवेदन प्रक्रिया इस महीने के मध्य में हो जाएगी। सुप्रीम कोर्ट के दिए फैसले देश के कानून हैं, कहा फैसलों में स्थापित सिद्धांतों का कोई नहीं कर सकता उल्लंघन, न्यायपालिका को नहीं किया गया कमजोर, ये रिजिजू साहब कह रहे हैं। आपने देखा है कि कुछ समय तक हमारी न्यायपालिका और कानून मंत्री में काफी तनातनी चलती रही, तो उसी की बात हो रही। AIME भारतीय व आसियान नौसेनाओं के लिए निकटता से काम करने का अवसर है। आसियान के सभी सदस्य देशों की नौसेना एक साथ मिलकर कर रहे हैं बड़ा अभ्यास। नौसेना प्रमुख हमारे कह रहे हैं एडमिरल साहब हरि कुमार। ये आसियान की अगर हम लोग बात करें तो इसके बारे में भी आप लोग याद रखिएगा, क्योंकि इससे भी आप देखते हैं कि क्वेश्चन पूछ लेता है। इसका हेड किसकी बात हो रही है? दक्षिण पूर्व एशियाई देशों का संघ है ना जो, जी उसी की बात कर रहा हूँ। और जकार्ता में आप देखते हैं इसका हेडक्वार्टर देखने को मिलेगा, सचिवालय। इसमें 10 सदस्य देखने को मिलते हैं। ब्रुनई, कंबोडिया, इंडोनेशिया, लाओस, मलेशिया, म्यांमार, फिलीपींस, सिंगापुर, थाईलैंड और वियतनाम आपको देखने को मिलते हैं। तो 8 अगस्त 1967 में इसकी स्थापना हुई थी, ये आप लोगों को याद रखना है। इस तरह के संगठनों के बारे में तो हर हाल में याद रखना है। केंद्र ने राज्यों को सट्टेबाजी से संबंधित विज्ञापनों पर नकेल कसने का निर्देश दिया है। मृत्युदंड के अन्य तरीकों पर आप देखते हैं कि जो विचार होने की बात हो रही है, तो उसी को लेकर ये सब चल रहा है। आप लोग क्या सोचते हैं इस पर? आप लोग अपनी राय दीजिएगा। चर्चा के क्षेत्र पर मेरी पकड़ कमजोर हो रही है, क्या तुम कोई टिप्स दे सकती हो? चलिए ये भी आप लोग देख लीजिए। इस तरह के कार्टून भी आप देखते हैं, कई बार एग्जाम में पूछ लिए जाते हैं और उस पर आपकी राय पूछी जाती है, तो सोचा करिए, लिखा करिए। ये आप देखेंगे, मैं चुनाव से संन्यास ले लिया लेकिन राजनीति से नहीं, येदियुरप्पा साहब कर रहे हैं। चलिए आप लोगों को ये मालूम होना चाहिए, कर्नाटक में राजनीति हो रही तो अब चलती रहेगी। असम के मुख्यमंत्री बोले देश भर में NRC समय की जरूरत है। एक राष्ट्रीय रजिस्टर की बात हो रही है। सबसे भ्रष्ट सरकार सिद्धरामैया की रही है, ये आप देखिए होम मिनिस्टर साहब, आपके गृह मंत्री साहब कह रहे हैं, कर्नाटक में ही है। मोदी कर्नाटक के नेताओं का नाम नहीं लेते, सिर्फ अपने बारे में ही बात करते। राहुल गांधी कह रहे हैं कांग्रेस की हवा थामने का दमखम दिखा रहा है देवगौड़ा परिवार। ये आप देखते हैं कि यहाँ तीसरा भी एक दल है देवगौड़ा परिवार का, ठीक है, JDS जनता दल सेकुलर है, तो वो भी याद रखिएगा। PM के काफिले में जा रहा सेना का हेलीकॉप्टर बारिश से मिट्टी में धंसा। योगी आदित्यनाथ बोले जो जस करे सो तस फलोक चखा। ये आप देखिए अतीक अहमद और उसके भाई के मारे जाने के बाद आप देखिए प्रयागराज में पहुंचे थे ना योगी आदित्यनाथ, उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री, उन्हीं की बात हो रही है। भाषा के गिरते स्तर पर चुनाव आयोग सख्त है, स्टार प्रचारकों को दी खास हिदायत, कहा उनकी भाषा पर रखी जा रही है पूरी नजर और ना संभलने पर कार्रवाई की चेतावनी भी दे रहे हैं। आजकल आप देख रहे हैं ना कि कुछ भी बोल देते हैं हमारे नेता, उसी की बात हो रही है। ये आप देखिए राजनीति में जो शरद पवार ने, आप देखते हैं कि पुणे से राजनीति में इन्होंने छात्र राजनीति से शुरू की थी, विधायक रहे, आप देखिए लोकसभा सदस्य रहे हैं, मुख्यमंत्री रहे हैं महाराष्ट्र के, आप देखें कि कैबिनेट मंत्री भी रहे हैं, तो ये सब से आप देखेंगे इनका नाता रहा है। चलिए देखते रहिए, पढ़ते रहिए इनके बारे में। ईडी ने कहा तिहाड़ को 3-4 साल अपना घर समझे अनुव्रत। ये आप देखिए तृणमूल लेता है ना, तो उन्हीं की बात है। केदारनाथ में हेलीकॉप्टर से अधिकारी की मौत मामले की जांच हो रही है, हेलीकॉप्टर की चपेट में आने से। पंजाब में दफ्तरों का समय बदला, रोज बचेगी 350 मेगावाट बिजली। अब पंजाब के मुख्यमंत्री नए मुख्यमंत्री हैं, आप देखते हैं कि भगवंत मान, ठीक है, तो इन्हीं की बात हो रही। NGT ने 20-20 लाख रुपए मुआवजा देने का दिया आदेश। गैसपुर गैस जो रिसा हुआ है ना, तो उसी की बात हो रही। NGT यानी कि नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल की बात हो रही है।
और इसकी स्थापना कब हुई थी? 2010 में हुई थी, ये भी याद रखिए। ये आप देखिए कि अभी जो कुश्ती संघ के अध्यक्ष हैं और केसरगंज से बीजेपी के सांसद हैं ब्रजभूषण सिंह, ये कह रहे हैं कि मुझे फंसाने के लिए पैसे पर खोजी जा रही लड़कियां। इन पर आप देखते हैं यौन अब शोषण के आरोप लगे, मानसिक प्रताड़ना के, डराने धमकाने के, तो वही सब चल रहा है। महासंघ पर उत्तर प्रदेश व हरियाणा लावी में दबदबे की जंग है, ये आप देखेंगे। चलिए देखते रहिए। ये मूसेवाला की हत्या में वांछित गैंगस्टर गोल्डी बराड़ पर कनाडा ने घोषित किया $1.5 लाख का इनाम। टोरंटो पुलिस की ओर से जारी 25 भगौड़ा अपराधियों की सूची में बराड़ का भी नाम है और कहते हैं कि ये वहीं बैठा भी हुआ है। तो अब देखिए क्या होता है। हाईकोर्ट ने कहा कि अनुमान के आधार पर नहीं किया जा सकता है दोषी पर करार। बेटी की हत्या के लिए मौत की सजा पा चुके पिता को बरी करते हुए हाईकोर्ट ने टिप्पणी की है। पंजाब हरियाणा हाईकोर्ट ने 2014 में अपनी 7 साल की बेटी की हत्या के लिए मौत की सजा सुनाई गई थी एक व्यक्ति को। 36 वर्षों बाद मई में भी ठिठुरा जम्मू और श्रीनगर में बारिश। अब आप देखिए मौसम का कोई ठिकाना नहीं है। केसर की आप देखेंगे, केसर की कृषि को नई तकनीक व सोच से विस्तार दे रहे हैं वैज्ञानिक। केसर की खेती जब कश्मीर की वादियों से निकलकर मैदानी क्षेत्रों तक लाने के लिए विज्ञानी प्रयास कर रहे हैं। अभी खासकर आप देखिए जम्मू कश्मीर वाले ही हिस्से में केसर आपको देखने को मिलता था। और गुणवत्ता के लिए ख्याति कश्मीर केसर की तरह स्तरीय पैदावार यदि एक कमरे में या मैदानी राज्यों में खेत में हो सके तो किसानों को आय का नया विकल्प मिलेगा। चलिए बिना मिट्टी 100 वर्ग फीट के कमरे में उगा सकेंगे केसर और पंजाब में भी पैदा हो सकेगी उच्च गुणवत्ता वाली केसर। नक्सलियों के घर एनआईए का छापा, रिश्तेदारों को रांची बुलाया। ये आप देखेंगे कि एनआईए यानी कि नेशनल इन्वेस्टिगेशन एजेंसी की बात हो रही है और नक्सली हमारे ही देश के आप देखते हैं लोग हैं। नक्सलवाड़ी गांव था पश्चिम बंगाल में, वहां से एक आप देखते हैं कि आंदोलन के जरिए ये सब निकला था शब्द। सुप्रीम कोर्ट का द केरल स्टोरी पर रोक से इनकार किया गया। अभी आप देखेंगे एक द केरल स्टोरी मूवी आ रही है, उसमें आप देखिए कि जो उन लड़कियों के बारे में बात की जा रही है, कहा जा रहा है कि 25,000 या 35,000 ऐसी लड़कियां हैं जो आप देखिए इस्लाम धर्म कबूल कर गई और आप देखते हैं उनका पता ही नहीं है कुछ। तो उसी की बात हो रही है। कह रहे हैं कि ISI जो आप देखते हैं संगठन है लीबिया में है, वहाँ भेजा जा रहा है उन्हें। तो इस तरह के आरोप लगे हैं और इस मूवी को कई लोग कथित मूवी बता रहे हैं, इसे बैन करने की बात कह रहे हैं। चीतों के लिए कूनों में बनेगा सुपर स्पेशलिस्ट वेटरनरी अस्पताल। ये आप देखते हैं कि देश में 70 साल बाद बसाए गए जो चीते हैं ना, आप देखते हैं नामीबिया और अभी दक्षिण अफ्रीका से आए थे, उन्हीं की बात हो रही है। और कूनो नेशनल पार्क आपका मध्य प्रदेश में देखने को मिलेगा। ठीक है। गुजरात के ठग किरण पटेल के खिलाफ आरोप पत्र दायर किए गए। खुद को प्रधानमंत्री कार्यालय का अधिकारी बताकर आप देखते थे कि एक बड़ी सिक्योरिटी लेकर जम्मू कश्मीर में पकड़ा गया था ना, तो उसी की बात हो रही है। ECL पर लगाया 6 लाख रुपए का जुर्माना। एक कलकत्ता हाईकोर्ट के न्यायाधीश अभिजीत गंगोपाध्याय अपने पुराने तेवर में हैं। मंगलवार को उन्होंने कोल इंडिया की सहयोगी कंपनी ईस्टर्न कोल्डफील्ड लिमिटेड पर 6 लाख रुपए का जुर्माना लगा दिया है। उत्तराखंड के मंत्री और भाजपा कार्यकर्ता में शरीर हाथापाई हो गई। चलिए नेताओं की बात है। ये आप देखेंगे संपादकीय पाठ है आपका, एडिटोरियल आप लोग देखते हैं ना, उसी की बात हो रही है। और ये आपको प्रीलिम्स हो, मुख्य परीक्षा हो, इंटरव्यू हो, हर जगह मदद करते हैं। एक सामान्य जानकारी भी मिलती है यहाँ से। रसातल में जाते वामपंथी दल। ये बीते दिनों एक बड़ी महत्वपूर्ण राजनीतिक घटना सार्वजनिक विमर्श का हिस्सा बनने से रह गई है। चुनाव आयोग ने हाल ही में 3 दलों का राष्ट्रीय राजनीतिक दल का दर्जा छीन लिया है और इसमें भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी यानी कि भाकपा है। और भाकपा ने राष्ट्रीय दल की अपनी मान्यता एक ऐसे समय में गंवाई जब वह अपनी स्थापना के 100 वर्ष पूरे होने के करीब खड़ी है। भाकपा और राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ यानी कि RSS की स्थापना एक ही कालखंड में हुई थी। ऐसे में यह सवाल स्वाभाविक है कि दोनों संगठनों की स्थिति में जमीन आसमान का अंतर क्यों है। संघ से प्रेरित भाजपा इस समय देश की सबसे बड़ी पार्टी है और उसके उलट भाकपा राष्ट्रीय पार्टी बनने की कसौटी पर विफल हो गई है। नवंबर 1964 में भाकपा से टूटकर बनी माकपा अभी भी राष्ट्रीय पार्टी का दर्जा बरकरार तो है, किंतु राष्ट्रीय राजनीति में उसका भी निरंतर पराभव हो रहा है।
और आप देख रहे हैं कि जो इस तरह की पार्टियां हैं, आप देखते हैं कि वो आजकल आप देख रहे हैं कि कम्युनिस्ट पार्टियां हैं, उनका अस्तित्व खत्म होता जा रहा है। अब पश्चिम बंगाल में उनका राज हुआ करता था, आप देखते हैं खत्म होता जा रहा है। और आप देखते हैं कि राष्ट्रीय राजनीति में उनका निरंतर पराभव होता जा रहा है, पराभव। और समाज में संघ की जन स्वीकार्यता क्यों बढ़ती गई और भाकपा की दुर्दशा किस कारण हुई, इसका एक संकेत उनकी स्थापना के लिए चुने गए दिन से भी मिलता है। संघ की स्थापना वर्ष 1925 में विजयदशमी के दिन 27 सितंबर हुई थी। तो भाकपा की उसी साल क्रिसमस सप्ताह 26 दिसंबर के दौरान हुई थी। भले ही वामपंथियों को राजनीतिक स्वरूप भारत में मिला हो, किंतु उनका वैचारिक बीजारोपण 17 अक्टूबर 1920 को तत्काल सोवियत संघ के ताशकंद में हो चुका है था और उनके नेता 1943 तक मॉस्को से संचालित कम्युनिस्ट इंटरनेशनल से दिशा निर्देश प्राप्त करते रहे। वहीं आरएसएस भारतीय प्रज्ञा का मूर्त रूप और अपने स्थापना से ही उसकी रक्षा हेतु प्रतिबद्ध है। आरएसएस यानी कि राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ की बात कर रहा हूं। जब वामपंथियों की मान्यता है कि भारत का नवसृजन उसी भारतीय प्रज्ञा को जमी दोज करने का पर ही संभव है, संघ देश को सांस्कृतिक, सामाजिक और आर्थिक रूप से सुदृढ़ रखने के लिए मौलिक भारतीय जड़ों को पुष्ट करने में विश्वास रखता है, तो वामपंथी आंदोलन उन्हीं जड़ों को काटकर देश के विकास को अवरुद्ध करने का प्रयास करता है। आरएसएस में जहां विचारों से असहमति रखने वालों विरोधियों का भी सम्मान होता है, वहीं वामपंथी हिंसा और असहमति रखने वालों की प्रति असहिष्णुता पर केंद्रित विदेशी दर्शन है। और वामपंथियों के पेड़ा पुरुष कार्ल मार्क्स कभी भारत आए ही नहीं है। और उल्टे मार्क्स ने 8 अगस्त 1853 को न्यूयॉर्क डेली ट्रिब्यून में लिखा कि अंग्रेज पहले विजेता थे और जिनकी सभ्यता श्रेष्ठतर थी, और आप देखें इसलिए हिंदू सभ्यता उन्हें अपने अंदर ना समेट सकी। उन्होंने देश समाज को उजाड़ कर, उद्योग धंधों को तबाह कर और मूल समाज में जो कुछ भी महान और उन्नत था उन्हें धूल धुसारित करके भारतीय सभ्यता को नष्ट कर दिया। खंडहरों के ढेर से पुनर्जनन का कार्य मुश्किल से होता है और फिर भी यह प्रारंभ हो चुका है। यहाँ मार्क्स का तात्पर्य था कि भारत के पुनर्निर्माण हेतु भारतीय संस्कृति का विनाश आवश्यक है। इसी विचार की कोख से आप देखिए 1978 में वामपंथी अर्थशास्त्री राजकृष्णन ने भारतीय आर्थिकी की त्रासद दशा के लिए हिंदू संस्कृति को जिम्मेदार ठहराते हुए उसके लिए हिंदू रेट ऑफ ग्रोथ जैसा जुमला गढ़ा। यह तब की बात है जब अंग्रेजों द्वारा भारत को खोखला करने के बाद पंडित नेहरू की वाम समाजवादी नीतियों से ने स्वतंत्र भारत को लगभग कंगाल कर दिया था। तब विश्व ने सोवियत संघ की विघटन और बर्लिन दीवार पिघलन से वामपंथियों के विफल समाजवाद में अति दृढ़ता को देखा था। और इसके विपरीत भारतीय वैदिक संस्कृति कितनी समृद्ध रही है, यह वैश्विक अर्थशास्त्रियों के उस मानविक शोध से स्पष्ट होता है, जिसमें आप देखें भारत को 17वीं शताब्दी तक विश्व की सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था बताया गया था और उस दौर में भारत सनातन संस्कृति से प्रेरणा पा रहा था। वामपंथियों का इसी भारतीय संस्कृति परंपरा के प्रति घृणास्पद दृष्टिकोण कार्ल मार्क्स के संकीर्ण चिंतन के अनुरूप ही है। और 25 जून 1853 को न्यूयॉर्क डेली ट्रिब्यून में भारतीय संस्कृति पर मार्क्स ने लिखा कि प्रकृति का सर्वसत्ताशाली स्वामी मनुष्य घुटने टेक कर वानर, हनुमान और गऊ की पूजा करना लगा था। और इसी हिंदू विरोधी चिंतन को मार्क्स के असंख्य बंधु आज भी आगे बढ़ा रहे हैं। राष्ट्रीय दल का दर्जा छीनने के बाद भाकपा ने स्वतंत्रता संग्राम में अपनी भूमिका की भी दुहाई दी। क्या वाकई ये सब था? पराधीन भारत में मुस्लिम लीग को छोड़कर भाकपा इकलौती पार्टी थी जो पाकिस्तान बनाने के लिए ब्रिटिश षड्यंत्र का हिस्सा बनी। और तब वामपंथी स्वतंत्र भारत को 15 से अधिक हिस्सों में विभाजित करने के पक्षधर थे। आज भी उन्हीं की यही विचार है। उन्होंने भारत छोड़ो आंदोलन में अंग्रेजों की मुखबिरी की थी, भारत की स्वतंत्रता को अस्वीकार किया था। 1948 में भारतीय सेना के खिलाफ हैदराबाद के जिहादी राजाकारों को पूरी मदद कर दी थी और 1962 में भारत चीन के युद्ध में चीन का साथ दिया था। 1967 में वामपंथी चारू मजूमदार ने जिस माओवाद को जन्म दिया वह आज अर्बन नक्सलवाद का स्वरूप ले चुका है। वामपंथी भारतीय परमाणु कार्यक्रम को भी पटरी से उतारने में लगे रहे और ऐसे कार्यों की लंबी सूची है। यह चिंतन आज टुकड़े टुकड़े गैंग का भी वैचारिक अधिष्ठान है। लोकतंत्र पर वामपंथियों के संदिग्ध विश्वास की पुष्टि बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर के संविधान सभा में दिए भाषण से भी होती है और जिसमें उन्होंने कहा था कि कम्युनिस्ट पार्टी सर्वहारा की तानाशाही सिद्धांत पर आधारित संविधान चाहती है। वे भारतीय संविधान की निंदा इसलिए करते हैं क्योंकि वह संसदीय लोकतंत्र पर आधारित है। और क्या भाकपा की राष्ट्रीय दल की मान्यता समाप्त होने पर मान लेना चाहिए कि अब वामपंथी आंदोलन एकदम पस्त पड़ चुका है? शायद नहीं। भले ही वामपंथी दल राजनीतिक रूप से रसातल में हो,
लेकिन उनके दर्शन ने देश में असंख्य रक्त बीजों को तैयार किया है, जो भारतीय राजनीति से लेकर अकादमिक जगत और नौकरशाहों से लेकर पत्रकारिता आदि क्षेत्र में न केवल सक्रिय हैं अपितु व्यवस्था और विमर्श को प्रभावित करने की ताकत भी रखते हैं। ये लेखक हैं राज्यसभा के पूर्व सदस्य और वरिष्ठ स्तंभकार हैं, राज्यसभा के पूर्व सदस्य रहे हैं। इनका नाम है बलवीर पुंज। इनके द्वारा ये आर्टिकल लिखा गया है, इनकी अपनी ये राय है पूरी। अपराधियों में नायक खोजने की आदत। अपराधी माफिया तत्वों का बचाव करके समाज को बीमार बनाने का ही आप देखते हैं कि काम किया जा रहा है। चलिए आप लोग देखते रहिए। बिहार की बात हो रही है, ये उत्तर प्रदेश की बात हो रही है। चलिए आप देखते हैं हमारे देश में राजनीति ही होती है अपराधी से, पूरी अपराधीकरण से। ऊर्जा सत्संग। मोह से ग्रस्त मनुष्य की सबसे बड़ी पहचान है कि वह अपने स्वार्थ और अहंकार के वशीभूत होकर सत्य को ना तो जानता है और ना ही समझना चाहता है। चलिए ये भी पढ़ लिया करिए, अच्छा कॉलम लिखा जाता है, इंटरेस्टिंग। ये आप देखिए तुष्टीकरण की राजनीति। कर्नाटक विधानसभा के लिए चुनाव के लिए जारी अपने घोषणा पत्र में कांग्रेस ने प्रतिबंधित जिहादी संगठन पॉपुलर फ्रंट ऑफ इंडिया यानी पीएफआई की तुलना बजरंग दल से कर दी। तो वही अब चलता रहेगा कुछ समय तक। विशेष जांच दल। पंजाब में किसी भी घटना की जांच के लिए विशेष जांच दल के गठन का एक चलन सा बन गया है। चलिए अभी देखते। जलवायु न्याय की प्रशस्त होती राय। अब अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय तय करेगा कि क्या कमजोर जलवायु कार्रवाई के लिए राष्ट्रों पर मुकदमा चलाया जा सकता है। और हाल में संयुक्त राष्ट्र महासभा ने संयुक्त राष्ट्र घोषणा के अनुच्छेद 96 के तहत जलवायु न्याय विषय पर कानूनी परामर्श देने के लिए अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय से अनुरोध किया है। और दरअसल प्रशांत महासागरीय द्विपक्षीय देश वानुआतु के नेतृत्व में कोस्टारिका, सिएरा लियोन और मोरक्को और बांग्लादेश समेत 132 प्रायोजक देशों ने अपने नागरिकों को जलवायु न्याय दिलाने के उद्देश्य से सर्वसम्मति से संयुक्त राष्ट्र महासभा में संकल्प पारित कराने में कामयाबी हासिल की है। आजकल एक और बात है, आप देखते हैं कि जो विकसित देश हैं वो सबसे ज्यादा फैलाते हैं, आप देखते हैं प्रदूषण, और आपने देखा होगा कि उन पर कोई कार्रवाई भी नहीं होती है। वो आजकल इस तरह के अंतर्राष्ट्रीय संगठनों को ताक पर रख देते हैं, बात भी नहीं मानते हैं उनकी। ठीक है, तो वही हो रहा है। ये भी देख लिया करिए, छोटे छोटे कॉलम लिखे जाते हैं यहाँ। रिकॉर्ड जीएसटी संग्रह के मायने। अप्रैल में जीएसटी संग्रह आप देखिए 1.87 लाख करोड़ रुपए रहा है। जुलाई 2017 में जीएसटी लागू होने के बाद यह एक महीने में अब तक का सबसे अधिक संग्रह है। अब सरकार विकास कार्यों पर ज्यादा खर्च कर सकेगी और उपभोक्ता वस्तुओं और सेवाओं की मांग में आई तेजी, बेहतर कर अनुपालन और तथा सतत आर्थिक वृद्धि की बदौलत जीएसटी संग्रह को बढ़ाने में मदद मिली है और जीएसटी संग्रह से अर्थव्यवस्था में सुधार के संकेत मिल रहे हैं। चलिए, तो जीएसटी की बात हो रही है। वस्तु एवं सेवा कर की प्रत्यक्ष कर प्रणाली में सुधार की आवश्यकता भी जताई जा रही है। चलिए पढ़ लीजिए। एक कैसे कैसे माफिया खरी ये तंज कसा जाता है एक तरह से, इन्हें भी देख लिया करिएगा। चुनौतियों के बीच आस्था की यात्रा। उत्तराखंड में स्थित करोड़ों जनों की आस्था के प्रतीक है ना बद्रीनाथ, केदारनाथ, गंगोत्री, यमुनोत्री। कपाट खुलने के साथ ही देवभूमि के स्वरूप को परिलक्षित करने वाले चार धाम यात्रा शुरू हो गई है। समावेशी विकास में सहायक है स्टार्टअप इंडिया एक ऐसी मुहिम है जिसे नवाचार और उद्यमिता को तो बल मिल ही रहा है, रोजगार सृजन भी हो रहा है और इससे सुशासन की अवधारणा साकार हो रही है। ऐसे में इसकी राह में आने वाली रुकावटों को दूर करना आवश्यक होगा। चलिए, अच्छी बात है। उभरती अर्थव्यवस्थाओं के लिए वृद्धि का इंजन बनना जरूरी है और वित्त मंत्री ने कहा है कि वैश्विक अर्थव्यवस्था को नई सिरे से स्वयं को स्थापित करने के लिए अगले 3 साल महत्वपूर्ण है और महामारी को संभालने और आर्थिक पुनरुद्धार को आगे बढ़ाने के चलते भारत पर दुनिया की नज़र और G20 की तिगड़ी उभरती अर्थव्यवस्थाएं हैं, इसलिए यह जरूरी है कि दक्षिण देशों की आवाज़ सुनी जाए। दक्षिण कोरिया की इंचियोन में मंगलवार को ADB के प्रेसिडेंट मासात्सुगो आसाकावा के साथ वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण। ये आप लोगों को एक और बात बता दूं, अगर हम लोग देखिए G20 की बात करें तो ग्रुप ऑफ 20 की बात कर रहे हैं। किसकी? ग्रुप ऑफ 20 की बात हो रही है। और आप देखेंगे कि 26 सितंबर 1999 में इसकी स्थापना हुई थी, 26 सितंबर 1999 में। और आप देखेंगे कि ये वैश्विक अर्थव्यवस्था में प्रमुख मुद्दों पर चर्चा करने के लिए व्यवस्थित रूप से महत्वपूर्ण औद्योगिक और विकासशील अर्थव्यवस्थाओं को एक साथ लाना है। और 20 सदस्यों में अर्जेंटीना, ऑस्ट्रेलिया,
ब्राजील, कनाडा, चीन, फ्रांस, जर्मनी, भारत, इंडोनेशिया, इटली, जापान, मैक्सिको, दक्षिण कोरिया, रूस, सऊदी अरब, दक्षिण अफ्रीका, टर्की, यूनाइटेड किंगडम, संयुक्त राज्य अमेरिका, यूरोपीय संघ आप लोगों को देखने को मिलेंगे इसमें। ठीक है, तो ये भी आप लोग याद रखिएगा। और दुनिया का सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था वाले वित्त मंत्रालयों से बना है एक तरह से। और एडीबी की बात करें तो एशियाई विकास बैंक की बात हो रही है, इसके बारे में भी याद रखिएगा। आप देखेंगे अगर इन क्लासों को आप लोग देख रहे हैं तो आप देखेंगे कि बहुत सारे संगठन आपके कवर हो गए होंगे। और एशियन डेवलपमेंट बैंक की बात की जाए तो आप देखेंगे यह स्थापित 19 दिसंबर 1966 को स्थापित एक क्षेत्रीय विकास बैंक है, जिसका मुख्यालय फिलीपींस के मेट्रो मनीला के मांडलोंग शहर में स्थित ओर्टिगास सेंटर में देखने को मिलेगा। चलिए, ईपीएफओ ने अधिक पेंशन के लिए आवेदन की समय सीमा बढ़ाई। ये आप देखिए, कर्मचारी भविष्य निधि संगठन ने। टीसीएस ने कर्मचारियों को 45 दिन पहले दिया फॉर्म 16। और एमएसएमई के लिए विवाद से विश्वास एक योजना शुरू की गई, वित्त मंत्रालय ने। ऑस्ट्रेलिया के केंद्रीय बैंक में ने ब्याज बढ़ाकर चौंकाया, 25 आधारांक की वृद्धि करके सबको चौंका था। जम्मू में मिले लिथियम की नीलामी दिसंबर में होगी। फास्टैग से टोल संग्रह का रिकॉर्ड, एक दिन में मिले 193 करोड़ रुपए। खराब इंजनों से गो फर्स्ट की हालत बिगड़ी हुई है। गेहूं के बाद अब चीनी के निर्यात पर प्रतिबंध लगा सकता है केंद्र सरकार। कम उत्पादन की आशंका को देखते हुए ये फैसला लिया जा सकता है। ये आधार से जुड़े मोबाइल नंबर, ईमेल को सत्यापित कर सकेंगे यूजर्स। भारतीय विशिष्ट पहचान प्राधिकरण ने वेबसाइट और ऐप पर नई सुविधा जोड़ी है। ये संयुक्त राष्ट्र शिखर सम्मेलन में तालिबान सरकार को नहीं मिली औपचारिक मान्यता। ये आप देखते हैं कि कहां अफगानिस्तान में तालिबानों का कब्जा हो चुका है ना, और लद्दाख वाली हिस्सा लगती है हमारी सीमा। बांग्लादेश के राष्ट्रपति ने रोहिंग्या संकट के समाधान के लिए भारत से मांगी मदद। और बांग्लादेश में भारतीय उच्चायुक्त प्रणव कुमार वर्मा ने राष्ट्रपति मोहम्मद शाहबुद्दीन से मुलाकात की। और बांग्लादेश के राष्ट्रपति ने दोनों के मौजूदा द्वितीय संबंधों को मजबूत और अनूठा करार दिया है। मां काली की विवादित पोस्ट पर यूक्रेन के उप विदेश मंत्री ने माफी मांगी। देखिए, और क्वाड में नए सदस्यों को जोड़ने की योजना नहीं है, व्हाइट हाउस कह रहा है। और संघर्षग्रस्त सूडान में 7 दिन के संघर्ष विराम पर दोनों पक्ष सहमत हुए हैं। ये आप देखें कहाँ चल रहा है, सूडान में। आप देख रहे हैं ये हमारा प्यारा भारत है एशिया में। यहाँ से सूडान आप लोग जाएंगे, यहाँ से भारतीयों को निकालने के लिए ऑपरेशन कावेरी चलाया गया है। तो इसकी सीमा आप देखिए, मिस्र हो, लीबिया हो, चाड हो, मध्य अफ्रीकी गणराज्य हो, दक्षिण सूडान हो, इरिट्रिया हो। तो ये आप देखिए लाल सागर से भी लगती है। यहाँ आप देखते हैं गृह युद्ध छिड़ा हुआ है, खार्तूम इसकी राजधानी है, तो ये भी याद रखिएगा। भारत ने फिर किया धार्मिक स्वतंत्रता का उल्लंघन, अमेरिकी संघीय आरोप कह रहा है। भारत की जिम्मेदारी एजेंसियों व अधिकारियों पर प्रतिबंध लगाने और संपत्तियां जब्त करने की मांग की है। और लगातार 4 वर्ष से जारी हो रही है नकारात्मक रिपोर्ट, अमेरिका सरकार ने दी तवज्जो। चलिए आप देखते हैं, रिपोर्ट को भारत बताता रहता है दुर्भावनापूर्ण। युगांडा के मंत्री की अंगरक्षकों ने गोली मारकर हत्या कर दी। देखिए, खैबर पख्तूनख्वा में टीटीपी कमांडर समेत 3 आतंकी ढेर हुए हैं। अमेरिका में 2 लापता किशोरों की तलाश में 7 शव मिले हैं। अमेरिका में छोटा विमान दुर्घटनाग्रस्त 3 की मौत हुई है। हम अपनी रक्षा करने में सक्षम नहीं, चाहिए किसी की मदद ताइवान। पाकिस्तान सरकार का सुप्रीम कोर्ट के साथ टकराव बढ़ा। पीटीआई के अध्यक्ष परवेज इलाही के घर पर पुलिस ने की छापेमारी। इमरान ने कहा, तीसरी बार मेरी हत्या का षड्यंत्र रचा है। चलिए, ये सब चल रहा है दुनिया में। प्रेमिका से शादी करने पाक पहुंचा भारतीय युवक। देखिए प्रेम की ताकत। यूक्रेन युद्ध में 5 महीने में 20,000 रूसी सैनिकों की मौत। अमेरिकी राष्ट्रभवन के अधिकारी जॉन किर्बी ने किया यह दावा। व्हाइट हाउस के ईद समारोह में मुस्लिम मेयर को नहीं मिला प्रवेश। अमेरिका में चार्ल्स तृतीय के राज्याभिषेक में शामिल होंगे 3 भारतवंशी। वास्तुकार सौरभ फड़के, गुलफसा व नवोदिता सेब जय पटेल करेंगे कार्यक्रम में शिरकत। अफगानिस्तान में शिक्षा से वंचित लड़कियों ने मदरसे का रुख किया है। चलिए आप लोग देखते रहिए। ये आप देखें खेल का क्षेत्र है आपका, और आपका आईपीएल चल रहा है ना, तो उसी की बात हो रही है सब। अमन और गेंदबाजों ने जिंदा रखी दिल्ली की आस। ऑस्ट्रेलिया को पछाड़कर टेस्ट में नंबर 1 टीम बनी भारत। AIFF मामले में 31 तक रिपोर्ट सौंपने को कहा गया सुप्रीम कोर्ट ने। ये आप देखिए अखिल भारतीय फुटबॉल महासंघ में संविधान को अंतिम रूप देने के लिए। रियल मैड्रिड की अंडर 17 टीम से भारत का सामना होगा।
आसिफ प्री क्वार्टर में फाइनल में पहुंचे। टोक्यो ओलंपिक में हिस्सा ले चुके आसिफ चौधरी की बात हो रही है। विश्व चैंपियन बनने से पहले नहीं रोकूंगी, ये अवंतिका अग्रवाल कह रही हैं। शतरंज की वैश्विक संस्था फेडे ने मई की रेटिंग जारी की है। इसमें शानदार लय में चल रही भारतीय महिला ग्रैंड मास्टर हैं। यूएस ओपन में हिस्सा ले सकेंगे जोकोविक। और भारतीय तीरंदाजी ने एशिया कप दूसरे चरण में 4 पदक पक्के किए हैं। ये आप देखते हैं, भारतीय तीरंदाजों ने एशिया कप के दूसरे चरण में शानदार शुरुआत करते हुए रिकर्व और कंपाउंड वर्ग की 4 टीमों में आप देखते हैं कि फाइनल में प्रवेश लिया है। ये भी देख लिया करिएगा, विश्व थैलेसीमिया दिवस 8 मई को मनाया जाता है। रक्त विकार का ये बेहतर उपचार भी हो सकता है। रक्त से जुड़ी वंशानुगत बीमारियां आज बड़ी स्वास्थ्य समस्याएं भी हैं। याचिकाओं के लंबित रहने पर हल्द्वानी में अतिक्रमण हटाने पर लगी रोक। ये आप देखते हैं कि हल्द्वानी में जो 29 एकड़ जमीन पर अतिक्रमण है ना, उसी की बात हो रही है। आदि कैलासा यात्रा का पहला पड़ाव खुला, सज गया आधार शिविर। चलिए इसे भी देख लिया करिएगा। यहाँ भी जनरल नॉलेज की जानकारी मिल जाती है, परीक्षा के पॉइंट व्यू से भी बहुत सारे पॉइंट मिल जाते हैं। अमेरिका के गैरी थोरुक ने भेजा था दुनिया का पहला स्पैम ईमेल। और 1978 में आज ही अमेरिका के एक डिजिटल मार्केट के प्रतिनिधि गैरी थोरुक ने पहली बार स्पैम में ईमेल भेजा। और गैरी ने एक कंप्यूटर के प्रचार के लिए 393 लोगों को अलग संदेश भेजने के बजाय एक सामूहिक ईमेल भेजा था। और इससे डिजिटल युग में अनचाही बल्क ईमेल की शुरुआत हुई थी। राजा हरिश्चंद्र के साथ भारत ने रखा सिनेमा की दुनिया में कदम। और आप देखेंगे कि 1913 में आज ही भारत की पहली फिल्म राजा हरिश्चंद्र रिलीज हुई थी। और इसका निर्माण, निर्देशन और पटकथा लेखन दादा साहब फाल्के ने किया था। फिल्म की अवधि 40 मिनट की थी और इसे बनाने में आप देखिए 15,000 रुपये का खर्च आया था और फिल्म ने करीब 47,000 रुपये की कमाई की थी। और यूएन में मेनन ने दिया था अब तक का सबसे लंबा भाषण। भारत के पूर्व रक्षा मंत्री बी कृष्ण मेनन का जन्म 1896 में आज ही केरल में हुआ था। 1924 में उच्च शिक्षा के लिए लंदन गए। भारत की स्वतंत्रता के लिए काम करने वाली संस्था ब्रिटिश लीग से जुड़ गए। 1947 में लंदन में भारत के पहले उच्चायुक्त बने। 1957 में उन्हें रक्षा मंत्री बनाया गया। इसी साल यूएन में लगभग 8 घंटे का सबसे लंबा भाषण देकर कश्मीर पर भारत के अधिकारों का बचाव भी किया। 1962 में सोवियत संघ के साथ मिग सौदे पर हस्ताक्षर कर भारत की रक्षा प्रणाली को मजबूत बनाने में भूमिका निभाई। जब यूएन की बात करते हैं तो यूनाइटेड नेशंस की बात हो रही होती। 24 अक्टूबर 1945 में स्थापना हुई थी और न्यूयॉर्क यूएसए में हेडक्वार्टर देखने को मिलेगा। इंटरनेट मीडिया को नियंत्रित करें। इंटरनेट मीडिया प्लेटफॉर्म के विभिन्न लाभों के साथ हानियां भी हैं। ऐसे में विभिन्न देशों में इसके नियंत्रित करने की मांग उठ रही है। ब्राजील की राजधानी ब्राजीलिया में मंगलवार को संसद भवन के बाहर एक विशेष ढंग से प्रदर्शन हुआ है। इसके अंतर्गत हिंसा का शिकार हुए बच्चों के प्रतिबिंबित करते हुए एक लांच से में स्कूली बैग को कतार में रखा गया और संदेश युक्त बैनर भी लगाया गया और लिखा गया कि हमारे बच्चों की रक्षा करें, इंटरनेट मीडिया प्लेटफॉर्म को नियंत्रित करें। आजकल आप देख रहे हैं कि इसका ज़्यादा उपयोग भी नुकसानदायक ही है। इसलिए बना हुआ है भारत में डेंगू का प्रकोप। 10 करोड़ नए मामले साल में आते हैं दुनिया भर में और 100 देशों में है डेंगू का प्रकोप दुनिया भर में। और 1780 में मद्रास में पहला केस हुआ था। रिपोर्ट याद रखिए 1780 में। 1963 से 64 में डेंगू ने लिया था महामारी का रूप। चलिए, और 1956 से 2018 के बीच 408 जेनेटिक सीक्वेंस का किया गया अध्ययन। और डेंगू वायरस की 4 श्रेणियां होती हैं। डेंगू वायरस आप देखते हैं 4 व्यापक श्रेणियों में, डेंगू 1, 2, 3, 4 में। और विश्लेषण उपयोग करते हुए टीम ने जांच की और इनमें से प्रत्येक सेरोटाइप अपने पैतृक अनुक्रम से एक दूसरे और अन्य वैश्विक अनुक्रम से कितना विचलित हुआ है। राय कहते हैं शोध से पता चला कि जेनेटिक सीक्वेंस बहुत जटिल रूप से बदल रहा है। चलिए याद रखिए, ये वायरल रोग डेंगू है ना, मच्छर जनित रोग, उसी की बात हो रही है। संगीत से मस्तिष्क की चोट का इलाज हो जाते हैं विकलांगता के शिकार। 11,000 से अधिक लोगों ने प्रत्येक वर्ष मस्तिष्क की चोट लगने की संभावना होती है क्वींसलैंड में, जिनमें से 4,000 गंभीर विकलांगता के शिकार होते हैं। और मोटर वाहन दुर्घटनाएं दर्दनाक मस्तिष्क की चोट के लिए जिम्मेदार होती हैं। और आप देखेंगे कि 16 से 24 वर्ष आयु के युवा शामिल होते हैं घायल होने के बालों में 2/3 पुरुष। ऑस्ट्रेलिया आबादी शराब या नशीली दवाओं के सेवन के बाद मस्तिष्क की चोट के शिकार होते हैं। चलिए आप देखिए, ब्रिटेन में होते हैं इस तरह के लगभग 350 मामले। ज़्यादा गर्मी से
बढ़ सकती है अस्थमा रोगियों की परेशानी। ए भूखे छात्र ने खा लिया म्यूजियम में रखा आर्ट वर्क। ये कहाँ की सेउल की बात है, देखिए ये आप देख लीजिए। मूवियों से जुड़ी ही खबरें हैं, पढ़ते रहिए, इन्हें भी देखते रहा करिएगा। इच्छा हुआ करे, नहीं हुआ करे तो मत देखा करिएगा। और इस तरह से आप देखेंगे कि आज के न्यूज़पेपर की कहानी ख़त्म होती है। आप लोग पढ़ते रहिए, एंजॉय करते रहिए। आपका कोई सवाल हो मेरे लिए, सुझाव है तो आप लोग नीचे भेज सकते हैं मुझे।